हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम गुप्ता। मैं आज फिर आया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। और इस टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूं टेंसाइल टेस्टिंग, जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक पार्ट है। आज के वीडियो में मैं फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, उसके लिए सॉरी। बिकॉज मेरी बॉडी में बहुत सारे इचेज हैं, रेसेस हैं, जिसकी वजह से मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद अवर फेवरेट टॉपिक प्रिंसिपल से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले प्रिंसिपल कवर किए हुए हैं, हमने 3 सेगमेंट के प्रिंसिपल कवर किए हैं। एक कल्चर सेगमेंट हमने कवर किया है, कंटिन्यूअस सेगमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सेगमेंट हमने कवर किया है, इंटरप्राइज अलाइनमेंट सेगमेंट हमने कवर किया है, जो और इन सब का जो आउटपुट है वो रिजल्ट के फॉर्म में होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, ये प्रिंसिपल बेसिकली कोई इंसान खुद फॉलो कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है, और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही डिफरेंट लेवल के रिजल्ट आएंगे, जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कल्चर में क्या क्या देखा था। कल्चर में दोस्तों हमने एवरीडे लर्निंग, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, लीड विद ह्यूमिलिटी, बिहेवियर और एंगर मैनेजमेंट, ये सब चीजें कवर की थी कल्चर सेगमेंट में। दोस्तों, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सेगमेंट में हमने सीक परफेक्शन को कवर किया, एम्बेरेस साइंटिफिक थिंकिंग, फोकस ऑन प्रोसेसेस, एश्योर क्वालिटी एट सोर्स, फ्लो एंड पुल प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों हमने इंटरप्राइज अलाइनमेंट में कवर किया है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। तो दोस्तों, जब हम ये पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उसका जो आउटकम है वो रिजल्ट के फॉर्म में होता है, जो कि बहुत ही अप्रिसिएबल है। आप उसकी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जो रिजल्ट आपको अचीव होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि बहुत सारे लोग ऑफिसेस में काम करते हैं और वो अपना 100% देना चाहते हैं, 100% देते भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो अपने सीनियर्स की, अपने कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हैं। तो दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने आप को कैसे ज्यादा इफिशिएंट किया जाए, अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव किया जाए, उसके बारे में एक छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकली खुद में फॉलो किया हुआ है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई काम आप डिसाइड करते हो तो आप उसको फिनिश करते हो, और अगर कोई काम आप डिसाइड नहीं करते हो और रैंडमली करने की कोशिश करते हो तो उसका सलूशन या उसका रिजल्ट कई बार अच्छा होता है और कई बार अच्छा नहीं होता और सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, मेरा एक एडवाइस है आपको कि आप कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करें तो दिन शुरू होने के 15 या 20 मिनट पहले आप अपने आप को प्लान आउट करें। आप प्लानिंग करें कि आपको क्या क्या काम कंप्लीट करना है, अपने आप को टाइम बाउंड करें। आप एक टू डू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर डे। तो दोस्तों, ये जो टू डू लिस्ट है, ये बेसिकली आपको मैनेज करेगी पूरे दिन के काम को करने के लिए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पता है कि आपने 80-20 का रूल शायद पढ़ा होगा। 80-20 के रूल के हिसाब से दोस्तों, जो 80% काम होता है वो 20% हम प्लान करके कंप्लीट कर सकते हैं, और उससे जो आउटपुट है वो बहुत बेटर होगा। और जो 20% काम है जिसके लिए हम 80% टाइम लगा देते हैं, उसको भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक बेहतर प्लानिंग आपको एक हाई प्रोडक्टिव इंसान बनाने के लिए मदद करेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स पार्ट की, कि टू डू लिस्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो टू डू लिस्ट का सबसे पहला बेनिफिट है टू डू लिस्ट क्रिएट ऑर्डर्स। आपके पास बहुत सारे काम हैं, टू डू लिस्ट के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या काम इंपॉर्टेंट है, आपको किस काम में ज्यादा फोकस करना है, और जो नॉन इंपॉर्टेंट काम है आपको उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उसको कैसे बाद में नॉन प्रोडक्टिव टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको एक एक सेट पैटर्न देगा कि आपको किस तरीके से टू डू लिस्ट में काम करना है। दूसरा फायदा ये होगा, टू डू लिस्ट आपको
हेल्प करेगा आपकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। आप पूरे दिन में बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं जो एक्चुअली दूसरे को सक्सेस पहुंचाने के लिए हैं, आपकी सक्सेस के लिए नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन काम के लिए आप अकाउंटेबल हैं और किस काम के लिए दूसरे अकाउंटेबल हैं। तो जिस काम के लिए आप अकाउंटेबल हैं, आप उस काम को अपनी टू डू लिस्ट पे प्रायोरिटी दें और बाकी चीजों को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखें। तीसरा पॉइंट दोस्तों, यू कैन पर्सनलाइज योर टू डू लिस्ट। आप अपनी टू डू लिस्ट को पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस टाइम पे क्या काम करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पर्सनल टाइम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है, टू डू लिस्ट हेल्प रिलीव योर स्ट्रेसेस। तो टू डू लिस्ट से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी रिड्यूस होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है और जो काम बॉस ने बोला होता है वो काम शाम तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? मेजॉरिटी केसेस पे आप कुछ ऐसे काम में लगे रहते हो जो कि प्रोडक्टिव है ही नहीं। तो जो आपका इंपॉर्टेंट काम है वो रह जाता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है। कई बार घर में जाने के बाद भी आपको स्ट्रेस रहता है और आपको ये पछतावा होता है कि आज आपको ये काम करना था और वो काम आप नहीं कर पाए। पांचवा फायदा दोस्तों, टू डू लिस्ट जो होता है वो आपको आपके टाइमिंग को रीशेड्यूल करने के लिए काम करती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है जो कि बहुत अर्जेंट है, तो आप अपने आप को साइलेंट आवर क्रिएट करके या कुछ ऐसा अकेला टाइम दे करके उस डॉक्यूमेंट्स को पहले कंप्लीट कर सकते हैं। उस समय अगर कोई भी आपको किसी और काम के लिए बोलता है या डिस्टर्ब करता है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा फर्स्ट काम ये है और इस काम को मैं सेकेंडरी प्रोसेस पे करूंगा। तो आप अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने टाइमिंग को रिशेड्यूल कर सकते हैं। छठवां टास्क दोस्तों है, टू डू लिस्ट आपको हेल्प करता है वर्क को डेलीगेट करने का। कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनका डेलीगेशन बहुत प्रॉपर होता है और कई मैनेजर ऐसे होते हैं जिनका डेलीगेशन प्रॉपर नहीं होता। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या काम है। आपको अपनी सब चेन टीम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर काम डेलीगेट करना पड़ेगा। एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और ये काम आप सिर्फ टू डू लिस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। आपके पास दिन में 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आप 16 घंटे का काम नहीं कर सकते हैं, इस चीज को मान लें। इसलिए 8 घंटे के काम में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसे काम हैं जो आपको अर्जेंट है लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है करने का, उसको आप डेलीगेट करें, क्योंकि काम टाइमली होना चाहिए, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसके लिए डेलीगेशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट है जो आप टू डू लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। सातवां पॉइंट दोस्तों, टू डू लिस्ट आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। आप टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने आप को एक प्रोडक्टिव टाइम जरूर निकालें। मैं ये आप सबको एडवाइस करता हूं, दिन में आप 30 मिनट या 45 मिनट का एक ऐसा टाइम शेड्यूल जरूर निकालें जब आप कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे और आप खुद भी ग्रो करें। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने टाइम को कैसे प्लान करता हूं, मैं अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाता हूं। ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, आप अगर चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी टू डू लिस्ट है। मैंने इसमें जो जो चीजें आइडेंटिफाई की हैं, सीरियल नंबर है, टास्क डिटेल है, डेट ऑफ टास्क आइडेंटिफाई है, टारगेट डेट ऑफ फिनिश है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लोजर स्टेटस है, रिमार्क है, इफेक्टिवनेस है। तो दोस्तों जो भी काम मैं आइडेंटिफाई करता हूं, अगर वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं उसको ग्रीन कर देता हूं और जो काम मैं कंप्लीट नहीं कर पाता वो व्हाइट रहता है। तो दोस्तों ये टू डू लिस्ट मैंने एक्सेल पे बनाई हुई है अपनी, और मैं जहां भी रहता हूं इस टू डू लिस्ट को फॉलो करता हूं। हर एक काम को मैं टू डू लिस्ट में नोट करता हूं जो मुझे करना है। उसके बाद जो काम मेरा कंप्लीट हो जाता है उसको मैं ग्रीन हाईलाइटेड कर देता हूं। तो ग्रीन हाईलाइटेड को मैं फिल्टर कर सकता हूं और मैं व्हाइट जो बैकग्राउंड वाले टास्क जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं मैं उस पर फोकस करता हूं।
दोस्तों मैं टारगेट डेट भी आइडेंटिफाई करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये काम कौन करेगा, इसका क्लोजर स्टेटस क्या है उसको आइडेंटिफाई करता हूँ। इस तरीके से मैं अपना टू डू लिस्ट प्लान करता हूँ। प्लान करने के बाद हाई इफेक्टिवनेस के साथ अपने काम को कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं मूव करूंगा आज के टेक्निकल टॉपिक की तरफ, जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोस्तों बेसिकली हम कंपोनेंट को फेल करके या हम ब्रेक करके हम उसके परफॉर्मेंस को, उसके बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट लोड में आइडेंटिफाई करते हैं। और ये टेस्ट जनरली इजी होता है इन कंपैरिजन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आप इसको इंटरप्रिटेशन भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का टेस्ट कूपन ब्रेक करना होगा और तब हम जाकर के उसकी परफॉर्मेंस और बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप है फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल टेस्टिंग, दूसरा पार्ट है कोरोजन टेस्टिंग, तीसरा है अग्रेसिव इन्वायरमेंट टेस्टिंग, चौथा है फटीग टेस्टिंग, पांचवा है हाइड्रोजन टेस्टिंग, छठवां है रेसिडुअल स्ट्रेस मेजरमेंट टेस्टिंग। तो दोस्तों इन सभी टेस्टिंग में हर सेगमेंट पे काफी सारे टेस्ट हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल टेस्टिंग में क्या क्या पोर्शन कवर होगा और क्या क्या टेस्टिंग कवर होती हैं, आप यहां पर देखेंगे। फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप के टेस्ट मेथड होते हैं, जैसे टेंशन टेस्ट है जिसको हम टेंसाइल टेस्ट भी बोलते हैं, बेंड टेस्ट है, चारपी और इम्पैक्ट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, पील टेस्ट है, क्रस्ट टेस्टिंग है, प्रेशर एंड फ्रैक्चर टेस्टिंग है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट किया है, हम टेंशन टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट को कवर करेंगे, जो कि पार्ट है फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल टेस्टिंग का। तो दोस्तों टेंसाइल टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि हम टेंसाइल टेस्ट क्यों करते हैं और क्या रीजन है, क्यों करना चाहिए, पर्पस क्या है। हम इस चीज को समझ लें जिससे कि हमें आगे समझने में इजी रहेगा। टेंसाइल टेस्ट दोस्तों हम इसलिए करते हैं किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। स्ट्रेंथ का मतलब यह है किसी भी मटेरियल को अगर हम स्ट्रेस कंडीशन में लेके आते हैं, हम उसको लोड लगा के खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना स्ट्रांग है, कब तक उसकी सस्टेनेबिलिटी है कि उस लोड को वो सहन कर सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब वो लोड उसके अल्टीमेट लोड से ज्यादा होगा, और जब वो लोड ज्यादा होगा तो वो कंपोनेंट ब्रेक करेगा। तो हम उस पॉइंट को देखते हैं कि मटेरियल कब तक इलोंगेट कर सकता है एक सर्टेन लोड पे, उसको इसलिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। दोस्तों जो पर्पस है टेंसाइल टेस्टिंग का वो बहुत ही सिमिलर है। टेंसाइल टेस्ट जो होता है वो एक बेसिक मैकेनिकल टेस्टिंग होता है जो कि मटेरियल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों इसको इंजीनियर या कोई भी साइंटिस्ट जब भी कोई मटेरियल पे एक स्ट्रेस लगाता है तो उसको ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर फोर्स पे जब वो उसको पुल कर रहा है तो वो कब तक इलोंगेट करेगा। जब उसका इलोंगेशन खत्म हो जाएगा और वो प्लास्टिक रीजन पे आएगा, इलोंगेशन खत्म होने का मतलब है प्लास्टिक रीजन पे आना या ब्रेकिंग कंडीशन पे आना, और वो ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो लोड है, जिस लोड कंडीशन पे वो ब्रेक हो रहा है कंप्लीट इलोंगेशन के बाद, वो लोड हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, आपको मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा कि टेंसाइल टेस्ट कैसे हम परफॉर्म करते हैं लैब में और ये कैसा दिखता है। आप देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में एक मशीन है जिसमें ये टेस्ट सैंपल दोनों जॉ के बीच में लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि एक लैपटॉप उससे कनेक्टेड है जिसमें ग्राफ ड्रॉ होगा, और ये जो ग्राफ है ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स कितना फोर्स लग रहा है इसको पुल करने के लिए, इस टेस्ट कूपन को खींचने के लिए, और जो एक्स डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना इलोंगेट कर रहा है मटेरियल को उसको बताएगा। तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा कंडीशन आ रहा है, अभी ये प्रेशर बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, इलोंगेशन भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे फोर्स भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा दोस्तों, ये यील्ड पॉइंट, यहां पर इसका यील्ड पॉइंट आ गया है, मतलब
इसके बाद ये टूटने की कंडीशन पे आएगा, ये खींचने की कंडीशन पे आएगा। अब देख रहे हैं ये दोनों जॉ इस टेस्ट कूपन को खींच रहे हैं, अभी भी खींच रहे हैं, इलोंगेट अभी भी हो रहा है। और ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया टेस्ट कूपन का कम होने लगा है और ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक होगा वहां पर सडनली ये प्रेशर डाउन होके 0 पे जाएगा और ये इसका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है 18.23 के आगे। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं किसी भी मटेरियल को किस तरीके से ये टेस्टिंग होती है। इसके बाद दोस्तों ये मशीन का एक सेटअप मैंने आपको दिखाया हुआ है। मशीन के सेटअप में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। एक लोड सेल होता है जो स्टेशनरी एंड ऑफ टेस्ट मशीन होता है। उसके बाद ये स्पेसिमेन बीच में दिख रहा है आपको, उसके ऊपर ये ग्रिप दिख रही है, नीचे एक्चुएटर है जो मोशन करेगा और ये टेस्ट कूपन के बीच में एक गेज लेंथ है। गेज लेंथ इसलिए होती है, ये डिफाइंड गेज लेंथ होती है, 50 mm कुछ लोग लेते हैं इसको। और जैसे ही लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के बाद इलोंगेशन कंडीशन पे आता है, यील्ड क्रॉस होता है और जब वो ब्रेक होता है तो हम ये देखते हैं गेज लेंथ में कितना इजाफा हुआ है। तो इससे हम इलोंगेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये टेस्ट कूपन को बनाने के लिए आगे मैंने कोड भी दिखाया हुआ है, बट आप ये देख सकते हैं ये राउंडेड टेस्ट कूपन है। राउंडेड टेस्ट कूपन में एक रेडियस होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, डायामीटर होता है, ये गेज लेंथ आपको दिखाई हुई है L नॉट करके, LC जो है मैक्सिमम पैरेलल लेंथ है जो आपको दिखाई गई है। ये ऊपर वाला राउंडेड है, नीचे वाला जो है वो आप देख सकते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमने सैंपल बनाया हुआ है, ये इसकी विड्थ B है, LO गेज लेंथ है, आप रेडियस देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके बाद मिनिमम टोटल लेंथ ये भी दिया हुआ है। और दोस्तों इसको बनाने का, टेस्ट कूपन बनाने का जो डिस्क्रिप्शन है, आप ASME सेक्शन 2 पार्ट A ऐसे 370 में अगर आप फिगर 3 से फिगर 6 तक रेफर करते हैं तो आप इसको बनाने का, टेस्ट कूपन बनाने का आप डायमेंशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सैंपल भी दिखाया है जो ASME सेक्शन 2 पार्ट A 2019 ऐसे 370 का फिगर 3 का एक है। आप देख सकते हैं गेज लेंथ कैसे होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद थिकनेस कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल लेंथ कितनी होगी। आप कोई भी सैंपल इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन की। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है और इसमें जो लोड होता है वो फेल्योर होता है लोड का ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें लगती है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, सिग्मा मैक्स बराबर पी मैक्स डिवाइड बाई ए नॉट। पी मैक्स क्या है, मैक्सिमम लोड है, ए नॉट क्या है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का कितना वैल्यू आ रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन की। यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए जो यील्ड पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जो आने वाले चेंजेस होते हैं, जहां से इलास्टिसिटी स्टार्ट होती है, मतलब मटेरियल इलास्टिक होना स्टार्ट होता है, इलोंगेट होना स्टार्ट होता है, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है। इसको कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा वाई बराबर पी वाई पी डिवाइड बाई ए नॉट। पी वाई पी है लोड एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट वो होता है दोस्तों जहां से इलोंगेशन स्टार्ट होता है किसी भी कंपोनेंट पे, उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद मैंने आपको इलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन एरिया कैलकुलेशन का तरीका दिखाया है। तो मैं फिगर ए की तरफ आपको लेके जाऊंगा। फिगर ए में आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल गेज लेंथ है और उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम दोनों सैंपल को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना लेंथ में इजाफा हुआ है। तो ओरिजिनल गेज लेंथ और आप देख सकते हैं गेज लेंथ आफ्टर फेल्योर जो कि ज्यादा होगा क्योंकि मटेरियल इलोंगेट हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज EI इलोंगेशन बराबर LF। LF क्या है हमारा, गेज लेंथ एट फेल्योर। फेल्योर के टाइम पे गेज लेंथ क्या था। L नॉट क्या है हमारा, L नॉट हमारा है ओरिजिनल गेज लेंथ।
डिवाइड बाई एल नॉट ओरिजिनल गेज लेंथ मल्टीप्लाई 100। यहां इस फॉर्मूले को लगा के आप इलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एरिया की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं फिगर बी को। आप देख सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आया है। तो उसके लिए परसेंटेज ए होगा ए नॉट ओरिजिनल एरिया माइनस ए एफ। ए एफ क्या होगा? हमारा फेल्योर के बाद का एरिया। आपको फेल्योर के बाद का डायामीटर कैलकुलेट हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे। डायामीटर आपको दिया होगा, डायामीटर से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए नॉट माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए नॉट मल्टीप्लाई 100। तो ए एफ हमारा क्या है? ए एफ हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया एट साइट ऑफ द फ्रैक्चर। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी टेस्ट कूपन में क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसा दिखता है। जब तक कोई टेस्ट कूपन इलास्टिक रीजन पे होगा तो आप देखेंगे गेज लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई विशेष चेंज नहीं आ रहा है गेज लेंथ में। जब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाता है तो आप देखेंगे गेज लेंथ का जो लेंथ है वो इंक्रीज करने लगता है, इलोंगेशन होने लगता है। और लास्ट कंडीशन जो आती है वो है फ्रैक्चर। एक सर्टेन लोड के बाद मटेरियल उस स्ट्रेंथ को नहीं सस्टेन कर पाएगा और मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और ये जो मटेरियल में इलोंगेशन होता है इसको भी मेजरमेंट करने के लिए आप एक्सटेंसोमीटर का यूज कर सकते हैं या स्ट्रेन गेज का यूज कर सकते हैं, जो लेटेस्ट मशीनों में यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इस एनिमेशन के थ्रू मैं आपको ब्रिटल फ्रैक्चर दिखाऊंगा कि एक मटेरियल ब्रिटल है। देखिए ये कैसे टूटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम नहीं होगा लेकिन ये ब्रेक कर जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बीच में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। ये ब्रिटल मटेरियल का है। अगर मैं इसी फिगर की जगह, ब्रिटल की जगह अगर डक्टाइल मटेरियल लेता हूं तो आप देखिए कैसा फिगर बनेगा। जब भी टेस्ट कूपन पुल ऑफ किया जाएगा लोड के थ्रू तो ये अपने एरिया को कम करेगा, इलोंगेट करेगा और यहां पर जाके ब्रेक होगा। तो दोस्तों ये डिफरेंस है एक डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे और एक ब्रिटल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। ब्रिटल मटेरियल पे आप देख रहे हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं जाएगा, वो जिस पॉइंट तक लोड जाएगा और वहां से वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। जबकि अगर आप बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल की तो आप इसको देख सकते हैं कि ये पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद कर्व शेप में जा रहा है, ये इलोंगेट करेगा, एक यील्ड पॉइंट पे इलोंगेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद प्लास्टिक रीजन आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। तो जैसा कि हमें पता है टेंसाइल टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप मटेरियल स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, एएसटीएम ग्रेड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने आपको। एएसटीएम A216 जिसमें आप WCB ग्रेड, WCA ग्रेड और WCC ग्रेड का आप टेंसाइल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जो MPa में वैल्यू दी है। यील्ड स्ट्रेंथ देख सकते हैं, उसके बाद इलोंगेशन देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एरिया देख सकते हैं। ये चीजें आपको मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट में रिव्यू करनी होंगी। उसके बाद आपको मैंने एक और भी एग्जांपल दिया है, ASTM A351 A351M। ये CFATM स्टेनलेस स्टील को कवर करता है। आप इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, इलोंगेशन की वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।